हम आज कर रहे हैं गाला के पेपर्स इन विच वी आर स्टार्टिंग विथ पेपर 2 बिकॉज पेपर 1 मैथ्स बेसिक का ऑलरेडी सॉल्व है इन योर गाला बुक बट वी विल स्टिल सॉल्व इट लेटर ऑन बट राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ गाला पेपर 2 बेसिक. We are doing section C. Section C starts from the sum number 38 and it ends till sum number 46. Total 9 questions होते हैं, उसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन फिर भी we are going to solve each and every one. The first two, that is the 38th sum and the 39th sum, are from chapter 3. The question says, the 38th sum, in the question says, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. ऐसे सवालों में बहुत आसान होता है. You have to pick x and y and वो तुम्हारे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है. The last part itself is when you understand जब तुम्हें x यूज करना है और किसको तुम्हें y मानना है. ये जो लाइन बोल रहे हैं, find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received, meaning first we need to start with our assumption कि मान लो कि 50 रुपए की नोट्स x है और 100 रुपीज की नोट्स y है. So we'll start with the assumption, let the number of 50 rupee notes be x and let the number of 100 rupees notes be y. यहाँ पे लिखा है मीना got 25 notes in all, meaning total number of notes 25 है. So हमें पहली इक्वेशन मिल गई. Total number of notes is 25, meaning x और y को मिला के हमें 25 मिला and this is our first equation. इसको ऐसे 1 लिख देते हैं. टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है बिकॉज मीना के पास टोटल नोट्स 25 है. आप इसमें कंफ्यूज मत होना दैट रुपीज 50 और रुपीज 100 का कुछ करना है. दे आर जस्ट डिनोमिनेशंस. डिनोमिनेशंस मतलब वो नोट की वैल्यू है 50 रुपए और 100 रुपए. सो जब टोटल रुपीज की बात होगी, दैट इज ईयर 2000, दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू यूज रुपीज 50 एंड रुपीज 100. यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स की बात हो रही है. नंबर ऑफ नोट्स लिटरली 1 2 3 4 5 6 करके अगर हम गिने तो टोटल 25 नोट्स है, मीनिंग 50 और 100 रुपीज की नोट्स मिलके 25 है. अब अपने नहीं पता कितनी 50 की नोट्स थी, कितनी 100 की नोट्स थी. So we'll start with the first equation, x plus y is 25, and now the second equation says that the total amount is 2000. अब total amount rupees 2000 है. अब अगर आपके पास मान लो कि 50 रुपए की दो नोट है तो आपके पास टोटल रुपए कितने हुए? 52 जा. आप 100 करते हो. सपोज आपके पास 100 रुपीज की 7 नोट है. सो आप क्या करते हो? 7 into 100, दैट इज 700 रुपीज. Similarly, यहाँ पे आपके पास 50 रुपीज की नोट्स is number of notes of 50 rupees is x and number of 100 rupee notes is y. Meaning अगर आपके पास एक 50 रुपए की नोट होती तो आपके पास वैल्यू होती 50. आपके पास दो 50 रुपए की नोट्स होती तो उसकी वैल्यू होती 50 into 2, that is 100. आपके पास तीन होती तो 50 into 3, that would be 1500. So आपके पास x number of notes है. So आपके पास टोटल 50 into x रुपीज है. सिमिलरली अगर आपके पास एक 100 रुपीज की नोट्स होती तो आपके पास वैल्यू होती 100 रुपीज. आपके पास दो 100 रुपीज की नोट्स होती तो आपके पास वैल्यू होती 200 रुपीज. अगर आपके पास 300 रुपीज की नोट्स होती तो आपके पास वैल्यू होती 300 रुपीज. सो आपको यहाँ पे y नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स है आपके पास, मीनिंग आपके पास वैल्यू है 100y. बिकॉज अगर एक होती तो 101 जा, अगर दो होती तो 102 जा, अगर तीन होती तो 103 जा, बट यहाँ पे y टाइम्स 100 रुपी नोट्स है. सो इट इज 100y विच इज इक्वल टू 2000. This makes your second equation. Once you get two equations, either you use substitution or you use elimination. मैं elimination का बहुत बड़ा fan हूँ. I don't like substitution that much. ऐसा नहीं है कि substitution नहीं कर सकते, but elimination is always good. So my tip to you is whenever you have two such equations, always go for elimination as long as कोई दूसरी method के बारे में बोला नहीं है. एलिमिनेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे आप इधर y को इक्वल कर सकते हो या तो x को इक्वल कर सकते हो. एक्चुअली आप यहाँ से 50 को कॉमन भी ले सकते हो. यू कैन एक्चुअली मेक दिस इक्वेशन अ स्मॉल इक्वेशन. लेट अस सी हाउ. आप 50 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे 2000 का 2000. इन दोनों में से 50 कॉमन आ रहा है बिकॉज 51 जा 50, 52 जा 100. नाउ वंस वी टेक 50 कॉमन आउट तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000. इन द नेक्स्ट स्टेप आप ये 50 को नीचे फेंक दो.
तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज 2000 अपॉन 50। हमेशा नेक्स्ट स्टेप में ही कट करो, वहां के वहां कट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर आप वहां के वहां कट करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द चेकर वुड फील दैट आपने वो स्टेप ही कट कर दिया है, इसे चेकर को ऐसा ना लगे, इससे हमेशा और एक इक्वल टू लिख दो और फिर वहां पे कट करके दिखाओ। सो दिस बिकम्स 0 0 कट, 5 1 जा 5 4 जा 20 और एक 0, सो यू आर लेफ्ट विद x प्लस 2y is 40. This becomes your third equation. So अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट वाली और ये इक्वेशन थर्ड वाली यूज करके एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेशन में बहुत इजी है, इधर x को इक्वल करो या तो y को इक्वल करो। यहाँ पे ऑलरेडी x इक्वल आ ही रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट किसी को इक्वल करना है, खाली ये दो इक्वेशन को सिंपली लिख ही दो। x प्लस 2y इज 40, x प्लस y इज 25। अब यहाँ पे साइंस चेंज करते हुए सो x और x मिलकर तो 2x बन जाएगा, इसलिए हमें माइनस साइन डालना पड़ेगा। अगर हम एक x की साइन चेंज करें देन वी कैन नॉट जस्ट चेंज द साइन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन। इसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। x और x एलिमिनेट हो गए, वी विल रीड दिस एज x माइनस x गॉन, दिस बिकम्स 2y माइनस y विच बिकम्स y, और ये बनता है 40 माइनस 25 विच इज 15। We got a first answer y is equal to 25. अब y is equal to 15 and now this y equal to 15 आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, in the first one, in the second one, in the third one। जो सबसे छोटा वाला इक्वेशन है उसको ही उठाओ। Out of all the three सबसे छोटा वाला इक्वेशन x plus y equal to 25 है, so we'll substitute the value of 15 in this equation, so we get x plus y is 25। अब यही 25 y की जगह पे हम यूज करेंगे x plus 15 is equal to 25। ये 15 वहां जाएगा, 25 minus 15 होगा, 25 minus 15 10 होगा। So our final answer is that there are x is 10 meaning 10 50 rupees की नोट्स है। There are 10 notes of rupees 50 and there are 15 notes है 100 rupees की। 15 notes of rupees 100 in the chapter 3। बहुत आसान है to cross check also because once you get the values of x and y तुम्हें पता लग सकता है whether you are correct or not। कैसे? यहाँ पे अब हमारे पास 10 नोट्स है 50 रुपीज की, 50 10 is 500 रुपीज है हमारे पास, और हमारे पास 15 नोट्स है 100 की, मीनिंग हमारे पास टोटल 1500 रुपीज है। तो ये 1500 रुपीज और ये 500 रुपए, 1500 प्लस 500 will give you 2000। So we are correct। Meena had exactly 2000 rupees with her। 39 सवाल है which is again of chapter 3 itself। अभी हमने बात की कि सब्स्टिट्यूशन मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ ही गया, बट नॉट एन इशू, सब्स्टिट्यूशन कर ही सकते हैं। बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर वो लोग ने नहीं बोला है दैट विच मेथड टू यूज, सो ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन। बट अब यहाँ जब बोला ही है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करो, सो यू कैन नॉट स्किप द मेथड सब्स्टिट्यूशन। इसलिए आप जब भी पढ़ रहे हो, जहां पे भी पढ़ रहे हो, आपकी आदत होती है बच्चों की कि कोई एक मेथड पे ही फोकस करते हैं और सोचते हैं कि यही मेथड हमेशा हम यूज करेंगे, लेकिन वो सही नहीं है। बिकॉज द बोर्ड्स कैन ऑलवेज प्ले अ ट्रिक ऑन यू। वो लोग ने यहाँ ट्रिक खेल ली, वो लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पूछ ही लिया कि भाई एक सवाल तो आप सब्स्टिट्यूशन से करके ही बताओ, जस्ट टू सी वेदर यू नो इट और नॉट। सो यहाँ पे वो लोग ने पूछा है, द सवाल इज 3x plus 5y is equal to 21 and 2x minus 3y is equal to 14। हमें सॉल्व करना है। Now we have these two equations। Let's name this as the first equation। Let us name this as the second equation। हमेशा मैं मानता हूं जो माइनस वाली इक्वेशन है उसी को लेके सब्स्टिट्यूशन चालू करो। Why? Because जो माइनस वाला टर्म है वो तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। So your entire equation, whichever equation you have, the other left out equation, अगर उसमें डालोगे तो सब पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव इक्वेशन पूरी, दूसरे में एक नेगेशन है, सो ये वाली इक्वेशन पहले यूज करो। सो आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड इक्वेशन, 2x minus 3y is equal to 14। ये माइनस 3y को वो तरफ फेंक दो, सो व्हाट डू यू गेट इज 2x is 14 प्लस 3y। अब ये 14 प्लस 3y एक बाइनोमियल है, दो टर्म है, इसलिए 2 से ये 14 डिवाइड नहीं हो सकता, ये 2 से ये 3 डिवाइड नहीं हो सकता, रादर दिस एंटायर टर्म इज डिवाइडेड बाय 2 जब आप 2 को नीचे डालोगे। सो हियर x विल बिकम 14 प्लस 3y होल अपॉन 2। दिस इज हाउ यू राइट। 2 से ये 7 ये 14 कट नहीं होगा, 2 से ये 3 कट नहीं होगा,
2 पूरे के पूरे 14 प्लस 3y के नीचे चला जाएगा। नाउ इसको तुम थर्ड इक्वेशन मान लो और फिर लिखो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब ये भी ध्यान रखना, जो इक्वेशन से आपने एक सब्स्टिट्यूशन क्रिएट किया है वही इक्वेशन में वापस नहीं डाल सकते। मैंने सेकेंड इक्वेशन से ये x की वैल्यू निकाली, तो ये जो वैल्यू निकली x की वो वापस सेकेंड इक्वेशन में नहीं जा सकती, वो जो बच गई है इक्वेशन उसी में जा सकती है। इसी में जाएगी तो कोई आंसर नहीं आएगा, बिकॉज इसी इक्वेशन से तुमने x की वैल्यू निकाली है। So once you get the value of x, you have to put this value of x in the other left out equation. The left out equation here is 3x plus 5y is 21. x की जगह पे ये डाल दो, the value is 14 plus 3y upon 2 plus 5y is 21. अब अगर ये 3 और 2 कट होते तो तुम कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 और 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, सो इट इज व्हाट इट इज। ये 3 को तुम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 14 के साथ भी 3 के साथ भी। दिस इज नोन एज ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट्स। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, दे ओनली मल्टीप्लाई 3 विद 14 और वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो गलत है। इसे हमेशा जब भी आप ऐसी इक्वेशंस लिखो ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से फायदा क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा जब भी ब्रैकेट्स खुलते हैं जो बाहर वाला नंबर है, बाहर वाली साइन है कि नंबर और साइन है, वो सब जितने भी ब्रैकेट्स के अंदर है उनके साथ मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो सकते हैं पर वो लोग मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। So यहाँ पे 3 will get multiplied with 14 and you will get 42. 3 with 3 will become 9y upon 2 plus 5y तो है ही is equal to 21. अब 5y के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब उसके नीचे है 1। 1 और 2 का एलसीएम, जब भी फ्रैक्शन आया उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एलसीएम लेना होगा। 1 और 2 का एलसीएम होता है 2, so आप यहाँ पे लिखोगे 2 1 जा 2, so 42 plus 9y 1 जा, which is 42 plus 9y only, plus 1 के टेबल में 2 कब आएगा, 1 2 जा, so 5 2 जा, which is 10y is equal to 21. नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, 9y और 10y लाइक टर्म्स है, 42 अनलाइक टर्म है तो उसको कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं 42 प्लस 9y को 51y बना देते हैं, बट ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स कैसे पता चलते हैं, जिनके भी वेरिएबल सेम है, यहाँ पे y है यहाँ पे भी y है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हुए। 42 के साथ कोई y नहीं है, फॉर दैट रीजन 42 एक अनलाइक टर्म है, उसको 9y और 10y से कोई लेना देना नहीं है। So 9y and 10y will together form 19y whole upon 2 is equal to 21. नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को अगेन, ये भी आपकी गलती होती है, 2 और 42 को आप डिवाइड करना चालू कर लेते हो। अगेन आप डिवाइड नहीं कर सकते जब तक बीच में प्लस है, माइनस है, कोई बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है, वो कॉमन डिनोमिनेटर को एक को नहीं मिलता। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कोई एक को नहीं मिलता, वैसे डिवीजन में भी कोई एक से डिवाइड नहीं कर सकते। यू इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी सबको डिवाइड करो, पर यहाँ पे 19 2 के टेबल में नहीं आता, इसे सबको डिवाइड नहीं कर सकते। सो स्मार्ट वर्क हियर यू कैन डू इज 2 को सामने डाल दो, 2 नीचे से ऊपर तरफ जाएगा बिकॉज इक्वल टू की साइन के ऑपोजिट तरफ जा रहा है, सो जो भी नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 21 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 42 प्लस 19y तो रहेगा ही, एंड दिस विल बिकम 21 2 सो दिस बिकम्स 42 प्लस 19y इज 42। अब ये 42 वो तरफ जाएगा, so this would become 19y is 42 minus 42, therefore 19y will become equal to 0। यहां पे और एक गलती, जब आप 19 को नीचे डालोगे तो बहुत सारे लोग इसका आंसर 19 लिख देते हैं, बट 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, so ये हो जाएगा y is 0 upon 19 which is 0। 0 upon 19 19 नहीं होता। अब ये जो वैल्यू आई y की आपकी, उसे आप ये इक्वेशन में डाल दो बिकॉज x was 14 plus 3y upon 2, so let us put the value of y in the equation of x। x was 14 plus 3y upon 2 which would become 14 into 3 into 0 upon 2। 3 zeros अभी 3 होता है, 3 0 से 0 होता है, 3 नहीं होता, so 14 plus 0 upon 2 that is 14 upon 2, therefore x becomes
7. Once you get the values of x and y, आपको लिखना है solution set x, y is 7, 0. This is your answer. अब कैसे पता चलेगा कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं? मैंने पहले ही बोला, इफ इट इज अबाउट चैप्टर 3 आप क्रॉस चेक हमेशा कर सकते हो. x की वैल्यू 7 डाल दो, यहां पे यू गेट 3 7 21, और y की वैल्यू 0 डाल दो, 5 0 0, 21 प्लस 0 गिव्स 21. सिमिलरली x की वैल्यू वापस 7 डाल दो, 2 7 14, एंड माइनस y की जगह पे 0 डाल दो, 3 into 0 0, 14 minus 0 is 14. So again we are correct. The 40th sum of section C of paper 2 of Gala 2025-26 says is about chapter 5 AP arithmetic progression. It says how many terms of an AP, the AP is 19, 9, 17, 25 and so on, must be taken to give a sum of 636. The moment you get this in your question, a sum of 636, you should be aware of two formulas of sum. The two formulas being Sn is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, and Sn is n upon 2 a plus l. Either of the two equations can be used. However, in this sum आपको ये equation नहीं यूज कर सकोगे. Why? Because यहाँ पे last term नहीं दिया हुआ है. जब भी last term नहीं दिया हुआ है, लेकिन first term that is a और difference of the terms that is 17 minus 9, 25 minus 17, कोई भी difference ले लो consecutive terms का, वो d दिया है. So we'll start with this equation. So we are starting with this equation. First we'll write what is a and what is d. यहाँ पे a is 9 because the first term is 9, and d, the common difference, is 17 minus 9, which is 8. So let us start with this equation. The equation says, now here it says sum is 636. So हमें already पता है कि sum, that is Sn, is 636. लेकिन कितने terms को मिलके, how many terms पूछा है? जब भी how many terms पूछा है, meaning हमें n ढूंढना है. कितने terms मिलके 636 बनाएंगे? So let us assume कि n terms मिलके 636 बनाएंगे. तो Sn की फॉर्मूला लिख दो, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d is 636. n की जगह पे n ही रखो बिकॉज n तो सॉल्वेबल है नहीं. फिलहाल n की वैल्यू नहीं पता, लेकिन a की वैल्यू तुम्हें 9 पता है. सो a की जगह पे 9 लिखो, n की जगह पे वापस जैसा है वैसा ही, और d की जगह पे 8 लिखो. ओपन द ब्रैकेट्स इनसाइड. सो अंदर अगर हम ब्रैकेट्स खोल रहे हैं, सो वी गेट 2 9s are 18, 8 into n, 8n minus 1 into 8, minus 8. जब भी हम ब्रैकेट्स खोलते हैं, अगेन इसके पिछले वाले सम जैसा ब्रैकेट्स के साथ दोनों चीज मल्टीप्लाई होगी. ब्रैकेट्स के अंदर दो चीज है, दोनों बाहर वाला जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा. सो n 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 भी 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो दिस विल बिकम 8n and this will become -8, which is equal to 636. अगेन 8n एक अनलाइक टर्म है. बहुत सारे बच्चे 8n और 8 को कट आउट कर देते कि भाई कट हो गया, बस दोनों 8 है. नहीं, ये अनलाइक टर्म है. अगर कोई दो इक्वेट हो सकते हैं इन दिस केस, तो ये और ये है. 18 minus 8, that would become 10 plus 8n is 636. इन दोनों में से वापस 2 कॉमन आ सकता है. 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दो. सो n अपॉन 2 तो ऑलरेडी बाहर का है. इन दोनों के 2 के टेबल में आ रहे हैं. 2 5s are 10, 2 4s are 8. सो एक 2 कॉमन ले लो. सो 2 5s are and 2 4s are is 636. ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे वाले 2 कट हो सकते हैं. सो वी आर लेफ्ट विथ n into 5 plus 4n is 636. अगेन बाहर एक n है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ भी और 4n के साथ भी. सो n into 5 will give you 5n, n into 4n will give you 4n square, और ये हो गया 636. इस 636 को यहां ले आए, सो वी गेट 4n square plus 5n minus 636 is 0. अब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े नंबर को कहां से स्प्लिट करने बैठेंगे? 636 into 4 दोनों को मल्टीप्लाई करो, कोई एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसमें से दो फैक्टर्स ऐसे निकालो जो सबट्रैक्ट होकर 5 देंगे. इतना टाइम नहीं होगा आपके पास बोर्ड्स में. सो यूज योर ब्रेन्स एंड यूज चैप्टर 4 वाला डिस्क्रिमिनेंट मेथड. व्हाट वाज डिस्क्रिमिनेंट? इसको अगर हम कंपेयर करें, इजंट दिस ऑफ द फॉर्म ax square
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो यहां पे a तुम्हारा 4 है, b तुम्हारा 5 है और c तुम्हारा -636 है। अब d निकालो, द डिस्क्रिमिनेंट विच वॉज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 4a और c, 5 स्क्वायर होता है 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 636 इंटू 16 करना है हमें। 636 इंटू 16 इज 10176। इन दोनों को ऐड करते हैं, 10176 प्लस 25, 6 प्लस 5 इज 11, 1 वहां पे 0, 10201। अब एक सिंपल मेथड है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में हमें रूट डी चाहिए, तो रूट ऑफ 10201 निकालना है। रूट ऑफ 10201 इज 101। अब ये कैसे पता चला? सो बचपन में आपने अगर ये किया हो, अगर आपको याद हो तो, दैट 11 स्क्वायर इज 121, 101 स्क्वायर इज 10201। एक एक जीरो डाल देना था दोनों जगह पे। सिमिलरली 1001 होल स्क्वायर would be 1002001. Similarly 1001 whole square would be 100020001. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो और एक फॉर्म है याद रखने का, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10201। अब पेयर्स बना लो पहले ये, अब दूसरी पेयर नहीं बन सकती बिकॉज अगर दूसरी पेयर बनाए तो फिर एक नंबर छूट जाएगा, तो फिर 102 को साथ में रखो। नाउ सोचो दैट 1 कब आएगा यूनिट प्लेस पे, कौन से स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 आता है। सो आप 1 का स्क्वायर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो जब 1 यूनिट प्लेस पे होता है तो उसके यूनिट प्लेस, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 1 होता है। सो इधर यहाँ पे 1 है, या तो दूसरा एग्जाम्पल है 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो जब 9 का भी स्क्वायर होता है, मीनिंग जब भी यूनिट प्लेस पे 9 होता है तब उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 1 होता है। सो यहाँ पे 1 हो सकता है इसके स्क्वायर रूट में, या तो 9 हो सकता है उसके यूनिट प्लेस पे। और 102 कौन से स्क्वायर के बाद आता है, तो 102 10 के स्क्वायर के बाद आता है, 10 स्क्वायर इज 100, सो 10 स्क्वायर के बाद 102 आता है। सो इमीडिएट स्क्वायर कौन सा है जिसके बाद 102 आया, तो 10 का स्क्वायर। सो ये इसका स्क्वायर रूट इधर 101 होगा या तो 109 होगा। सो आपको चेक करना है 101 का स्क्वायर, 101 इंटू 101 ट्राई करना है, और अगर उससे नहीं आता तो 109 इंटू 109 से तो आ ही जाएगा। सो दीज आर द टू वेज इन विच यू कैन फाइंड that the square root of 10201 is actually 1001. एक बार ये हो गया, अब फोर्थ चैप्टर की मेथड, you have to find the formula was n is minus b plus root d upon 2a and n is minus b minus root d upon 2a. मैंने यहाँ पे n क्यों लिखा, क्योंकि जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में होती है, सो हम आंसर्स x में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपनी बनी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 वो n में है, इससे मैंने x की जगह पे यहाँ पे n यूज किया है। माइनस b 5 था तो माइनस b विल बिकम -5 प्लस रूट d, तो रूट d 101 है अपॉन 2 इंटू a इज 4, so ये हो जाएगा 101 माइनस 5 दैट इज 96 अपॉन 8, 96 अपॉन 8 इज 8 1 8, 1 बचा 16, 8 2 जा, सो n 12 है, या तो और यहां पे हम डाले माइनस बी की जगह पे -5 बिकॉज b 5 था, माइनस रूट डी की जगह पे माइनस 101 बिकॉज रूट डी 101 था, अपॉन 2a, सो 2 इंटू 4 दिस वुड बिकम -106 अपॉन 8। अब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो डेसिमल में आएगा, क्या आएगा डेसिमल में, 8 1 8 तो 26 बचा, 8 3 24 तो 20 बचा, 8 2 16 तो 4 तो 5, -13.25 एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हो, जब भी पूछा हाउ मेनी टर्म्स, मीनिंग आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हो, जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हो यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द रोल नंबर्स। जब भी n होता है n रोल नंबर्स की जैसे आप उसको सोचना चालू करो कि जब भी n फाइंड करना है तो आप एक्चुअली रोल नंबर्स ढूंढ रहे हो कि कितने रोल नंबर्स मिलके, कितने जने मिलके 636 सम लाएंगे। रोल नंबर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, रोल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रोल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, रोल नंबर कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता। इसलिए जब भी ऐसे कोई आंसर्स आए, नेगेटिव आया, डेसिमल आया, फ्रैक्शन आया,
के जीरो आया, आप इनको कंसिडर नहीं करोगे, आप कंसिडर सिर्फ इनको पॉजिटिव इंटीजर्स ही करोगे. So whenever you are supposed to find how many terms of an AP, meaning you are supposed to find n should always be a positive integer. मेरी एनालॉजी है कि मैं जब भी n की बात करता हूं तो n को मैं रोल नंबर के जैसे सोचता हूं कि रोल नंबर्स कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल के जीरो नहीं हो सकते, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे. मीनिंग n तुम्हारा इस केस में सिर्फ 12 है. मीनिंग जब मैं ऐसी 12 टर्म्स ऑफ दिस AP को ऐड करूंगा तो 636 आंसर आ ही जाएगा. सो योर फाइनल आंसर इज दैट 12 टर्म्स of the AP when added will give sum 636. Now the 41st question chapter 7 coordinate geometry का है. इसमें लिखा है तीन जने बैठे हैं, आशिमा, भारती और कमेला, तीन अलग पोजीशंस पे. आशिमा इज सिटिंग एट 3,1, भारती इज सिटिंग एट 6,4 एंड कमेला इज सिटिंग एट 8,6. हाउ टू नो कि 3,1 कैसे? तो 3 एक्स एक्सिस पे देखते हैं और 1 वाई एक्सिस पे. 6,4 भारती, तो 6 एक्स एक्सिस पे, 4 वाई एक्सिस पे, एंड 8,6 अगेन 8 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 6 ऑन द वाई एक्सिस. जहां पे भी ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे एबीसी है. ऑलरेडी क्वेश्चन में फिगर तो दिया हुआ ही है. अब पूछा है कि आर दीज 3 पॉइंट्स और आर दीज 3 स्टूडेंट्स ऑन द सेम लाइन. अब सेम लाइन पे प्रूव करने के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आपको द डिस्टेंस बिटवीन ए बी ढूंढना है, डिस्टेंस बिटवीन बी सी ढूंढना है एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी ढूंढना है. सो जब ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस को ऐड करो, वो अगर ए सी डिस्टेंस आ जाता है देन दे आर ऑन द सेम लाइन. डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है और कुछ नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हेन यू राइट दैट यू हैव टू पुट प्रॉपर नोटेशंस. Let a equal to 3,1, b equal to x1, y1, b equal to 6,4, b x2, y2, and c equal to 8,6, b x3, y3. आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे लिखो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला distance AB is root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. x1 इस केस में 3 है और x2 6 है और हम डिस्टेंस AB ढूंढ रहे हैं. So this will become 3 minus 6 whole square, फिर प्लस की साइन, and this will become 1 minus 4 whole square. Entire thing under a root. 3 minus 6 becomes minus 3 whole square. 1 minus 3 also becomes माइनस 3 होल स्क्वायर. माइनस 3 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है. सो ये 9 और इसका भी स्क्वायर 9. अब जब भी ऐसा आए तो इसको 18 मत लिखो. आई नो दैट 9 प्लस 9 इज 18, लेकिन इसको 18 मत लिखो, रादर इसको लिखो 9 2 जा. क्यों? बिकॉज 2 बार 9 ऐड हो रहा है तो 9 2 जा हो रहा है. क्यों? वाई आर वी राइटिंग इट लाइक दिस? बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट इज 3 और 2 का रूट तो नहीं निकल सकता है, इससे दिस इज 3√2. और यहां पे अगर तुम्हें सेंटीमीटर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको यूनिट लिखना चाहिए. इफ दिस इज रिटन, इफ योर सेंटीमीटर्स आर रिटन, तो आप यहां पे सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर लिखा हो तो मीटर लिखते हैं. यहां कुछ नहीं लिखा है, इसलिए मैं यूनिट लिख के छोड़ रहा हूं. √2. जैसे हमने ए बी ढूंढा 3√2, वैसे हम बी सी ढूंढेंगे और बी सी की भी वही फॉर्मूला होगी, सिर्फ फर्क होगा x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर. अब x2 है 6 और x3 है 8, सो दिस विल बिकम 6 माइनस 8 होल स्क्वायर और y2 है 4 और y3 है 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम माइनस 2 होल स्क्वायर एंड दिस विल ऑल्सो बिकम माइनस 2 होल स्क्वायर. दोनों में प्लस. अब वापस दोनों नेगेटिव टर्म्स है लेकिन उनका स्क्वायर है, तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए 4 प्लस 4 होगा. और जैसे हमने यहां पे किया था 9 प्लस 9 को 9 इंटू 2 लिखा, वैसे ही 4 प्लस 4 को हम यहां पे लिखेंगे 4 इंटू 2. सो BC हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए दूसरा √2 और उसके आगे यूनिट लिखना पड़ेगा. अब हमने AB ढूंढ लिया, हमने BC ढूंढ लिया, अब हम ढूंढेंगे AC. AC की फॉर्मूला होगी
x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। वही की वही, तीनों बार हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज की, खाली पहली बार हमने x1 x2 यूज किया, दूसरी बार x2 x3 और y2 y3, तीसरी बार हम x3 x1 और y3 y1। फर्क कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला की डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसलिए अलग अलग 1 2 और 3 हम यूज करें, x1 x2 y2 y1 y2 एंड y3। अब x3 इज 8 एंड x1 इज 3, सो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये है 6 और ये है 1, सो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बिकम 25 प्लस 25। जैसे हमने यहाँ पे 9 प्लस 9 को 9 इंटू 2 लिखा, यहाँ पे भी 25 प्लस 25 को 25 इंटू 2 लिखेंगे। सो AC विल बिकम 5 रूट 2 यूनिट्स। क्यों? बिकॉज 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर किसी भी 3 पॉइंट्स को तुम्हें एक लाइन पे प्रूव करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, AB डिस्टेंस BC डिस्टेंस ढूंढ लो, अब ये दो डिस्टेंस को ऐड करो और अगर वो AC डिस्टेंस आ जाता है तो वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। यहाँ पे AB 3 रूट 2 है, BC 2 रूट 2 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 रूट 2 आ जाता है विच इज एक्चुअली AC। सो यहाँ लिखेंगे AB प्लस BC इज 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 5 रूट 2 होता है। जिनको ऐड करते नहीं आता ऐसे रूट 2 वाले एडिशन वाले सम्स, रूट 2 को x मान लो इन योर हेड, सो ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा जस्ट इन योर हेड, सो 3x प्लस 2x विल मेक 5x, सो दैट इज हाउ इट बिकम्स 5 रूट 2, बट 5 रूट 2 इज AC। सो यहां लिख सकते हो एज AB प्लस BC इज AC, therefore A, B and C are on the same line। यहाँ पे पूछा है गिव रीजंस, यही रीजन है, द एंटायर सम इटसेल्फ इज अ रीजन, सो आगे और कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। द 42nd क्वेश्चन ऑफ सेक्शन C इज अगेन ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2 minus 2 and B minus 7 4। सब करना कुछ नहीं है, एक लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। वो लाइन सेगमेंट का नाम दे देते हैं AB, जहां पे A है 2 minus 2 और B है -7 प्लस 4। अब हमेशा याद रखना जितने हिस्से बनाने हैं उससे एक कम पॉइंट लेते हैं, मीनिंग यहाँ पे अगर ट्राई सेक्शन चाहिए हमें, मीनिंग 3 हिस्से बनाने हैं तो हम 2 पॉइंट्स लेंगे, एक कम, तो 2 पॉइंट्स ले रहे हैं P और Q। जब हमने 2 पॉइंट्स लिए तो ऑटोमेटिकली 3 हिस्से बन जाते हैं, एंड ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। लेट P बी एक्स वाई एंड Q का नाम दे देते A और B। अब ये 1:1 फॉर्म में डिवाइड हो रहा है बिकॉज ये 3 इक्वल हिस्से है। सो कैन यू नॉट से दैट P डिवाइड्स AB, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in the ratio 1:2। क्यों? बिकॉज P यहां डिवाइड कर रहा है, ये है 1 और इतना दूसरा हिस्सा है विच इज 1 + 1 दैट इज 2, और हमारे पास रेशियो फॉर्मूला है वेयर द रेशियो फॉर्मूला सेज P इज इक्वल टू XY विच इज इक्वल टू M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N, और है M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में M और N की जगह पे M1 और M2 लिखा है, तुम लोग M और N भी यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू। नाउ व्हाट इज x1 एंड व्हाट इज विच पॉइंट इज x1 y1 एंड विच पॉइंट इज x2 y2। सो जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमेशा x2 y2 होता है और जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा x1 y1 होता है। और M क्या है इस केस में? M इज 1:2 एंड N इज 2। सिर्फ ये फॉर्मूला में हमें प्लेस कर देना और कुछ नहीं करना है। सो P की वैल्यू अगेन XY, M की जगह पे 1 एंड x2 इज -7, सो 1 into -7 प्लस N इज 2 एंड x1 इज ऑल्सो 2, सो 2 into 2 अपॉन M प्लस N इज 1 + 2। सिमिलरली y पार्ट में भी वही है, वही फॉर्मूला है, खाली x की जगह पे y है, तो M y2, so M is 1 and y2 is 4, so 1 into 4 plus N is 2
and y1 is minus 2. So this becomes 2 into minus 2 upon 1 plus 2, that is m plus n. So तुम्हें मिल जाएगा p equal to xy is 1 into minus 7 is minus 7, 2 into 2 is 4 upon 3, comma 1 into 4 is 4, 2 into minus 2 is minus 4 upon 3. So eventually you get p equal to xy is minus 7 plus 3 is minus 3 upon 3, और ये है 0 upon 3, क्योंकि 4 minus 4 0 हो जाएगा. So finally you get your p which is xy which is minus 1 comma 0. अब एक बार p मिल गया तुम्हें, so अगर तुम गौर से देखो ये लाइन सेगमेंट को, तो p ab को डिवाइड करा तो 1:2 में, लेकिन वही p q और a का मिड पॉइंट नहीं है. Isn't p the midpoint of aq? बिकॉज ये 1:1 में बना रहा है. सो हमेशा ट्राई सेक्शन हो, 4 सेक्शन हो, 5 सेक्शन हो, एक बार को एक बीच का पॉइंट निकाल दिया, फिर दूसरे 2-3 पॉइंट्स तो हमेशा मिड पॉइंट की फॉर्मूला से ही तुम निकाल सकोगे. सॉरी. सो यहां पे ए क्यू वेर ए इज 2 minus 2 विच वॉज योर x1 y1, q इज ए बी विच वी डोंट नो, और p जब एक्स वाई था उसकी वैल्यू आई -1, -0. नाउ दिस इज इन द रेशियो 1:1 एंड फॉर दिस रीजन हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला थी दोनों एजेस की x कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो अपॉन 2 और दोनों एजेस के y कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो अपॉन 2. सो यहाँ पे p इज योर मिड पॉइंट, p इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. therefore p is equal to xy is x1 plus a upon 2 and y1 plus b upon 2. फॉर्मूला बहुत सिंपल है मिड पॉइंट की, दोनों एजेस के x पार्ट को ऐड कर लो अपॉन 2 और दोनों एजेस के y पार्ट को ऐड कर लो अपॉन 2. अब हमें p की वैल्यू पता है इन दिस केस, सो दिस इज -1 0 और x1 हमें पता है 2 और हमें a नहीं पता, तो 2 प्लस a अपॉन 2. हमें y1 पता है -2 और हमें b नहीं पता, सो -2 प्लस b अपॉन 2. अब करना कुछ नहीं है, इंडिविजुअली दोनों x पार्ट को कंपेयर करो, दोनों y पार्ट को कंपेयर करो. सो हियर वी विल गेट 2 प्लस a अपॉन 2 इज -1 एंड -2 प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. x को x के साथ कंपेयर करो, y को y के साथ कंपेयर करो. ये 2 को सामने हम डाल देंगे, सो दिस विल बिकम, ये 2 को सामने डाला, सो दिस विल बिकम -2 -1 इंटू 2. ये 2 वो तरफ जाएगा, से हो जाएगा -2 -2 एंड सो a विल बिकम -4. सिमिलरली ये 2 को सामने डालेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा और वो -2 को वो तरफ ले जाएंगे, सो b विल बिकम +2. सो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ q, तुम्हारा जो a, b था उसकी वैल्यू आई -4, -2. हमने p और q दोनों निकाल लिए, p एंड q. The 43rd question is, prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. अभी ये चैप्टर 10 का ही है सवाल, सर्कल्स चैप्टर का. टेक्निकली ये 10.2 थियरम ही है. अब जब भी हम ऐसा कोई प्रूव दैट कर रहे हैं कि थियरम कर रहे हैं, द ओनली वे टू राइट इज, पहले आप गिवन लिखो, फिर आप टू प्रूव दैट लिखो, फिर आप डायग्राम बनाओ और देन फिर आप सॉल्व करो. हम यहां से चालू करेंगे. वील फर्स्ट राइट गिवन. यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया सर्कल का, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट का नाम नहीं लिया, यहाँ पे कोई टेंजेंट्स के नाम नहीं दिए, तो हमें खुद से ही वो टेंजेंट्स, वही एक्सटर्नल पॉइंट सब हमें खुद से ही बनाने होंगे. सो हियर अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, इसको ऐसे पढ़ते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर एंड अ पॉइंट पी आउटसाइड. टू टेंजेंट्स PA and PB on the circle drawn from point P. इतने से हमने इतना
क्रिएट कर लिया। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मीनिंग आपको एक सर्कल चाहिए होगा, आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए होगा और वहां से दो टेंजेंट्स निकलने चाहिए जो सर्कल के ऊपर है। तो मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। मैंने एक पॉइंट बाहर P क्रिएट कर लिया और उसके ऊपर से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, PA और PB ऑन द सर्कल। एंड टू प्रूव दैट PA is equal to PB, बिकॉज यहां पे लिखा है द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो लेंथ्स जो दो टेंजेंट्स की है उसे इक्वल प्रूव करना है। सो यहां पे हम सर्कल क्रिएट करते हैं, सेंटर हो, एक पॉइंट P बाहर, यहां से दो टेंजेंट्स क्रिएट करते हैं, PA और PB। अब हाउ टू स्टार्ट दिस प्रूफ, बहुत ही आसान है। जब भी हमें कुछ भी इक्वल प्रूव करना है, वी हैव टू थिंक ऑफ ट्राइंगल्स हियर। सो यहाँ पे टेक्निकली चैप्टर 6 का भी यूज होगा, दैट इज ट्राइंगल्स। यहाँ पे हम दो रेडियाई OB और OA खींच लेते हैं। एंड एज वी नो फ्रॉम थ्योरम 10.1 दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पे हम ये लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, OP को। सो इफ वी कंसिडर टू ट्राइंगल्स OAP एंड वी कंसिडर द अदर ट्राइंगल OBP, सो दोनों में एक राइट एंगल है, दोनों में ये रेडियस सेम है, बिकॉज सेम ही सर्कल के है तो दोनों में रेडियस सेम ही होगी, इक्वल होगी। एंड द OP लाइन सेगमेंट दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। सो वील कंसिडर टू ट्राइंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट कंस्ट्रक्ट OA and OB two radii, and by theorem 10.1 OA will be perpendicular to PA and OB will be perpendicular to PB because radius is perpendicular to the tangent. So now जब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल OAP and triangle OBP, the two triangles we are taking is triangle OAP and triangle OBP. मेरी आदत है मैं हमेशा ये दो ट्राइंगल्स को वापस ड्रॉ कर देता हूं। You should also do that so that it is a recreation of the original diagram, and once you do that, सामने वाले चेकर को भी समझ में आता है कि कौन कौन सी चीज किस किस के साथ इक्वल है, इवन विदाउट राइटिंग, बिफोर राइटिंग। ये एंगल A और एंगल B इक्वल है, OAP एंड OBP बिकॉज दोनों राइट एंगल्स है। OA और OB दोनों रेडियाई है इसलिए वो दोनों भी इक्वल, एंड OP इज द कॉमन साइड। सो हम यहाँ पे अगर लिखे एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP बिकॉज 90 डिग्रीज, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई है, एंड OP इज इक्वल टू OP। कॉमन साइड लिखो या तो सेम साइड लिखो, कुछ भी चलेगा। ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुआ, बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी है, उसमें से ये RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुआ। अ राइट एंगल, अ साइड एंड द हाइपोटेनस, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर राइट एंगल्स इक्वल है, दोनों की एक साइड इक्वल है और दोनों के अंदर हाइपोटेनस भी इक्वल है। सो बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, वी कैन से ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। और हमेशा ये लाइन लिखनी चाहिए फॉर द कॉन्ग्रुएंसी, for the correspondence, OAP। पहले ट्राइंगल को जैसे है वैसे लिख सकते हो आप, OAP लिखो, OPA लिखो, PAO लिखो, जैसे आपकी मर्जी है। बट अब दूसरा ट्राइंगल जो उसके करस्पॉन्डेंस में आना चाहिए वो हम ये एंगल से डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एंगल A एंगल B के साथ है, तो जहां पे A है बीच में तो B भी बीच में होना चाहिए। अब OA OB के साथ इक्वल है, तो OA पहले दो है तो OB भी पहला दो होना चाहिए, लेकिन B तो ऑलरेडी दूसरा है, सो OB पहला दो। सो OA अब OB के साथ भी आ गया, एंगल A एंगल B के साथ भी आ गया, सो बचा जो है वो है P। ये करने का फायदा क्या है, बिकॉज नाउ वी कैन यूज CPCT। CPCT इज करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब जब भी दो ट्राइंगल्स अगर इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आई एम कंसर्न ओनली विद PA एंड PB। सो यहां पे अगर आप लास्ट दो को देखो, सो AP और BP है, सो कैन यू नॉट से दैट बाय CPCT AP इज इक्वल टू
BP, and this is what we wanted to prove. आप बोलोगे PA और PB प्रूव करना था, लेकिन PA ही AP होता है, PB ही BP होता है. So this way, that way साइड्स को दोनों साइड से लिख सकते हो. 44th sum is again of chapter 10, सर्कल्स का ही है. यहाँ पे बोला है AB is a tangent to a circle. AB एक सर्कल का tangent है और सेंटर P है वो सर्कल का. So let us draw the diagram. सेंटर P है वो सर्कल का and B is the point of contact. तो B यहाँ पे है, तो कोई टेंजेंट ऐसे टच कर रहा है सर्कल को. B is the point of contact and बोला है PA intersects the circle at C और AB तुम्हारा टेंजेंट है, मीनिंग यहाँ पे A होना चाहिए. सर्कल का सेंटर P है, B is the point of contact and AB is your tangent. और फिर लिखा है PA, ये रहा PA intersects the circle at C, तो ये पॉइंट C हो गया यहां पे. अब लिखा है AB is 15, तो इतना 15 सेंटीमीटर है. AC is 9, सिर्फ इतना 9 है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. अगेन वेरी इजी. क्यों? बिकॉज जब भी सर्कल आता है और टेंजेंट आते हैं, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज. एक तो या तो हमें टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव करना है, नहीं तो हो ना हो हमें थ्योरम 10.1 तो यूज करना ही है. व्हेन इट सेज दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सो यहाँ पे रेडियस PB है, हम अपने खुद से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे. मान लो कि रेडियस R है, यहाँ पे PC पार्ट इज ऑल्सो द रेडियस, बिकॉज AC दिया हुआ है 9, लेकिन PC पार्ट नहीं दिया, लेकिन PC लो कि PB लो, वही सर्कल के दो रेडियाई है. सो PC को भी R मानना है, PB भी R मान लेते हैं. सो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ पाइथागोरस ही लगाना है. पाइथागोरस इज व्हेनेवर देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the remaining two sides. So यहाँ पे हम लिख देते हैं that PB is equal to PC is equal to radius of the circle, which is R. PA बना है PC plus AC से, ये पूरा बना है PC plus AC से. Therefore PA is, PC था R और AC है 9. So हमें PA मिल गया in the form of R. हमें पता चल गया that PB is also R. अब पाइथागोरस लगा देते हैं. In triangle PBA, अगेन वही आदत, वापस डायग्राम ड्रॉ कर लो. इन ट्राइंगल PBA ये 15 है, ये R plus 9 है और ये R है और यहां पे राइट एंगल है. बाय पाइथागोरस theorem we can write PA square is square of the hypotenuse is sum of the squares of the other two sides. other two sides यहां पे है PB square plus AB square. PA square की जगह पे हम लिख सकते हैं R plus 9 whole square और PB square की जगह पे R square और AB square की जगह पे 15 square. ये A plus B whole square है. सो यहां पे फॉर्मूला लगाते हुए A square plus 2AB plus B square is equal to R square plus 225, बिकॉज 15 का स्क्वायर 225 होता है. नेक्स्ट स्टेप में यहां पे हमने कौन सी फॉर्मूला लगाई? A plus B whole square is A square plus 2AB plus B square. ये लिखना नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए है. This will become R square plus 18R plus 81 is R square plus 225. दोनों बाजू R square है, सो ये R square और ये R square कट हो जाएंगे. सो यू आर लेफ्ट विथ 18R plus 81 is 225. 81 वो तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 18R is 225 minus 81. Therefore 18R is 5 minus 1 is 4, 22 minus 8 is 14, that is 144. So R is
144 अपॉन 18। अगर तुम्हें 18 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, 18 8 जा 144 होता है। अगर वो नहीं आता then you can still reduce this using the table of 2। 2 9 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 9 का टेबल आना ही चाहिए, 9 1 जा 9, 8 जा, so you get r is 8। और यहाँ पे फिर फाइनल आंसर लिख दो, that radius of the circle is 8 सेंटीमीटर्स। क्यों सेंटीमीटर्स? बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स मेंशन किया हुआ है। नाउ द 45th सम, 45th सम स्टैट्स का सम है ऑफ चैप्टर 13। हियर वी आर सपोज टू फाइंड द मोड। यहाँ दिया है मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होगा ऑफ 68 कस्टमर्स। 68 कस्टमर्स के बारे में बोल दिया, मतलब दिस हैज टू बी योर एन। अगर वैसे तुम्हें नहीं समझ में आता तो ये सबको ऐड करके देख लेना, तो भी एन मिल जाएगा। हाउएवर मोड के अंदर तो हमें एन की जरूरत है भी नहीं। मोड के अंदर हमें चाहिए द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। पहले तो देखना है सब क्लास इक्वल है कि नहीं, कोई ओपन एंडेड क्लास नहीं है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो एक से ज्यादा बार नहीं आती। अगर ये तीन सिचुएशंस है तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। बट यहाँ पे सब क्लास हाइट क्लास लेंथ 20 की ही है। 65 टू 85 इज 20, 85 टू 105 इज 20, 105 टू 125 इज 20 एंड सो फोर्थ। सब के सब 20 की ही क्लास हाइट के है, और यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, तो ये हमारा f1 हो जाएगा। उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी f0 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी f2, जो ये तुम्हारा मॉडल क्लास हो जाएगा चौथा वाला, दिस विल बी योर मॉडल क्लास। और 125 तुम्हारा L हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें यहां पे लिख देनी है। मॉडल क्लास, द क्लास विच कंटेन्स द मोड इज 125 टू 145। f1 तुम्हारा 20 है, f0 उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास वो है 13, f2 है ऑफ द नेक्स्ट क्लास दैट इज 14, और L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास वो है 125। अब फॉर्मूला लगा देनी है। मोड की फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबसे आसान वाली है, z इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h बीइंग योर क्लास हाइट, सो h इज ऑल्सो 20, वो भी यहां लिख देते हैं। अब सिर्फ फॉर्मूला में लगा दो, L की जगह पे 125, f1 की जगह पे 20, f0 की जगह पे 13, 2f1 दैट इज 2 इंटू 20 माइनस 13 f0 माइनस 14 दैट इज f2 इंटू 20 दैट इज योर क्लास हाइट। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज उसको पहले सॉल्व करना है। सो 125 प्लस 20 माइनस 13 इज 7 अपॉन 40, और ये दोनों नेगेटिव है तो दे विल गेट एडेड विद अ नेगेटिव साइन। सो माइनस 27 माइनस 13 माइनस 14 मेक्स माइनस 27 into 20. So Z, the mode is further 125 plus 7 into 20 becomes 140, और नीचे 40 minus 27 becomes 13। इसको पहले से ही डिवाइड कर लो और डेसिमल में लेके आओ। डिवाइड हमेशा नेक्स्ट स्टेप में करो। 13 1 जा 13 1 जा 13, 14 में से 13 गया तो 1 बचा तो 10, 13 से छोटा है इसलिए 0 डेसिमल, तो 100 बचा। 13 7 जा 91, 100 में से 91 गया तो 9, सो 90 हुआ, तो 13 6 जा, बिकॉज 7 जा तो 91 हो रहा था, 90 तो 91 से कम है, और आगे करने की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल्स आर मोर देन इनफ। सो दिस बिकम्स 125 प्लस 10.76। जिनको ये डेसिमल ऐड करते नहीं आता उनके लिए 125.20। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 डेसिमल है और यहाँ पे एक भी डेसिमल नहीं है, तो जब भी डेसिमल नहीं है कोई एक के अंदर दूसरे के अंदर डेसिमल है, जितने डेसिमल यहाँ पे उतने जीरोस यहाँ पे लगा दो, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, सो ये हो जाएगा 10.76। ऐड करो, 0 प्लस 6 इज 6, 0 प्लस 7 इज 7, डेसिमल की साइन, 5 प्लस 0 इज 5, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1, सो योर मोड इज 135.76। और जो भी यहाँ पे यूनिट लिखी है वो यहाँ पे लिख दो इन यूनिट्स। द 46 सम प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पे बोला है अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50
1 rupee coins, 20 2 rupees coins, and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin, will not be a 5 rupees coin, and will be a 2 rupees coin? बहुत ही आसान है. पहले हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ लिख देने हैं, दैट इज n. यहाँ पे हमारे पास 100 50 रुपीज 50 पैसे कॉइन्स है, 51 रुपी कॉइन्स है, 22 रुपीज कॉइन्स है, और 10 5 रुपीज कॉइन्स है. सो दीज आर योर टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स n is 100, 100 के बाद 50, फिर 20 और 10, which makes it 180. प्रोबेबिलिटी ढूंढने की एक ही फॉर्मूला है, और न्यूमरेटर में टोटल रिक्वायर्ड आउटकम्स और डिनोमिनेटर के अंदर टोटल आउटकम्स. सो यहां पे पहला है विल बी अ 50 पैसे कॉइन. सो हमें लिखना कैसे है? लेट ए बी द इवेंट व्हेन अ 50 पैसे कॉइन falls out. Therefore, P of A is number of 50 पैसे coins, क्योंकि वो हमारा रिक्वायर्ड आउटकम है, 50 पैसे कॉइन निकलना चाहिए. सो जितने भी 50 पैसे कॉइन्स है वो हमारा रिक्वायर्ड आउटकम हो गया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है. कोई भी कॉइन्स 180 में से कोई भी कॉइन गिर सकता था, लेकिन हमें गिरवाना कौन सा है? सिर्फ 50 पैसे कॉइन्स, और 50 पैसे कॉइन्स है हमारे पास 100. सो दिस इज 100 अपॉन 180. इसमें सिर्फ रिड्यूस फॉर्म ही निकालना है, इसमें तुम्हें डेसिमल में नहीं लाना है. तो 0 0 कट, 2 9 जा, 2 5 जा. सो द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज 5 अपॉन 9. अब सेकेंड में बोला है इट विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन. सब जब ऐसा बोला है कि इट विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, तो हमें बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा. पहले हम विल बी अ 5 रुपीज कॉइन वो ढूंढ लेंगे, एंड देन उसका बार करके, उसका डैश करके, उसका कॉम्प्लीमेंट करके विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन वैसे ढूंढेंगे. सो हियर वी विल स्टार्ट. लेट बी बी द इवेंट व्हेन अ रुपीज 5 कॉइन फॉल्स आउट. Therefore, P of B होगा number of 5 rupees coins upon total number of coins. मैं total coins लिख रहा हूं फिलहाल. So 5 rupee coins है हमारे पास 10. So P of B will become 10 upon 180. नेक्स्ट स्टेप में कट करो, 10 upon 180, 1 0 कट, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन 18. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें चाहिए इट विल नॉट बी अ रुपीज 5 कॉइन. सो पी ऑफ बी हमने निकाला विल बी अ रुपीज 5 कॉइन. सो विल नॉट बी तो उसका बार हो जाएगा. सो पी ऑफ बी बार और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ a rupees 5 coin not falling out. फॉल आउट नहीं होता वैसा, और P of B बार की फॉर्मूला होती है 1 माइनस P of B, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 18. 1 के नीचे 1 है, इससे 1 और 18 का एलसीएम 18 ही होगा. सो 118 जा ऊपर भी 18 1 जा 1 1 जा. सो दिस बिकम्स 17 अपॉन 18. अब लास्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉलन कॉइन इज अ 2 रुपीज कॉइन. सो लेट्स सी बी द इवेंट. लेट्स सी बी द इवेंट व्हेन अ रुपीज 2 कॉइन फॉल्स आउट. Therefore P of C बनेगा नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स अपॉन टोटल कॉइन्स. 2 रुपीज कॉइन्स कितने थे? 20. सो दिस विल बिकम 20 अपॉन 180.
नेक्स्ट स्टेप में कट करो, 20/180, 0 0 कट, 2 1 जा, 2 9 जा, सो दिस इज 1/9। सो हमारे पास तीनों तीन प्रोबेबिलिटीज आ गई। पहली है 5/9, जब 50 पैसे कॉइन्स गिरते हैं, जब 5 रुपी कॉइन नहीं गिरता उसकी प्रोबेबिलिटी 17/18, एंड जब 2 रुपीज कॉइन गिरता है उसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/9। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड स्पेशली प्लीज कमेंट, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक मैंने जितना भी समझाया, आपको अगर कोई भी क्वेरी है, समझ नहीं आया, सो राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल बी कवरिंग इट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। नॉट ओनली दिस, आपके मन में कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता, बीट एनी सब्जेक्ट, साइंस है, मैथ्स है, एसएस है, इंग्लिश है, बीट एनी बोर्ड, सीबीएसई, जीएसईबी, इवन आईबी, आईसीएसई, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, just write it down in the comment section. We'll be covering it in our future videos.